वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल हमने एक बैंक का पढ़ा था, ठीक है, जो यूनिवर्सल बैंक थे, है ना। यूनिवर्सल बैंक के बारे में हमने पढ़ा था कल, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भिन्न बैंक, या इनको विभेदित बैंक भी कहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंशिएटेड बैंक भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बैंक्स क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका एक्चुअल में, ठीक है। इनकी मैं सारी डिटेल आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको भी सही रहेगा, बेटर रहेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, ठीक है। सो मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विभेदित बैंक, ठीक है, या डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। कि क्या होता है एक्चुअली में? ये एक प्रणाली है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं इसको एक प्रणाली है, एक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखिए, ये है ना, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये सब ये लाइसेंस प्राप्त बैंकों में आते हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार के बैंक होते हैं, विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जो आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त होते हैं। आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त विशेष प्रकार के बैंक होते हैं, ठीक है। ये इनका मेन फोकस क्या रहता है, किसी भी एरिया या जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं हो, उस एरिया के पर्टिकुलर जो लोग होते हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे 2019 तक एक डेटा के अनुसार अप्रॉक्स 19 करोड़ लोगों की बैंकों तक पहुंच ही नहीं थी, ठीक है। इट मीन्स उनका कोई कनेक्शन नहीं था बैंक से, वो वंचित थे एकदम, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में वो बैंक से जुड़ रहे हैं। क्यों? इन छोटे बैंकों के कारण, जो पेमेंट बैंक्स हो रहे हैं, इन सब के कारण, ठीक है। इनमें जो भी अपन सोचते हैं कि भाई इन बैंकों में क्या कुछ, कौन कौन से ये कौन ये बैंक बन सकते हैं, है ना। तो इसकी पात्रता भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसकी पात्रता होती है कि भाई कोई नॉन बैंकिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या इशूअर हो, ठीक है। ये वहाँ पे आगे लिखा हुआ है, आप देख लेना अभी, ठीक है। कोई मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज हो, ठीक है, या कोई कोऑपरेटिव हो, ठीक है, या कोई सुपरमार्केट चेन्स हो, दे कैन बी अ बुक पेमेंट बैंक, ओके। सो इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कोई छोटा बैंक कोई स्मॉल बैंक के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई एनबीएफसी हो, वो कर सकता है, ठीक है, एनबीएफसी कर सकता है। इसके अलावा कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, कर सकता है, ठीक है। कोई फाइनेंस सोसाइटी हो, कर सकती है, या कोई लोकल एरिया बैंक हो, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। तो आई होप मैंने एक ब्रीफ आपको इसका बताया है कि विभेदित बैंक क्या होते हैं, ठीक है। एक लेक्चर को अगर आपको कुछ नहीं आए समझ, एक बार आप इसको वापस देखना, आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पेमेंट बैंक्स, ठीक है, भुगतान बैंक। नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है।
नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश पर भुगतान बैंक आए थे। 2015 में भारत सरकार से पेमेंट बैंक तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अधिसूचना एक साथ जारी की गई। मतलब 2015 से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। 2015 अगस्त 2015 से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पात्रताएं क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, टेलीफोन कंपनीज हो, सुपरमार्केट कंपनीज हो, पब्लिक सेक्टर को यूनिट हो। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए। ठीक है। पेमेंट बैंक के आवेदनों की जांच भी नचिकेता मोड़ समिति ने ही की थी, ये याद रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई सिफारिश कोई करती है लेकिन जांच कोई अलग समिति, लेकिन यहाँ पे सारा काम नचिकेता मोड़ समिति ने ही किया। ठीक है। उद्देश्य क्या थे? लघु बचत खाते खोलना, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि काफ़ी लोग जो बैंकिंग से वंचित थे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं था, तो उनके भी सेविंग्स अकाउंट खोलना ताकि वो बैंकों तक जुड़ पाएँ। ठीक है। उनको पता चले बैंकिंग चीज़ें कैसे काम करती है। आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में बताया था कि लोगों में वित्तीय जागरूकता होनी चाहिए। और वित्तीय जागरूकता के में कुछ चीज़ें थी, जैसे बैंकिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? भुगतान संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना, कोई पेमेंट हो गया ऑनलाइन और ये इजी करवाना। वंचित वर्ग का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। ये देखो, ये शब्द आ गया ना, वित्तीय समावेशन। तो जो भी वंचित वर्ग थे उनको बैंकिंग सेक्टर तक जोड़ना, उनको फाइनेंशियली ऐसी चीज़ें बताना, ठीक है, जिससे वो दुनिया से जुड़ पाए। ठीक है। तो ये सब इनके उद्देश्य थे। इसके अलावा कार्य पद्धति क्या थी? अब देखते हैं इनकी कार्य पद्धति। ठीक है। यह मैक्सिमम 2 लाख तक की जमा ही स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट बैंक है, हमने पहले ही बात की थी। तो ये ज़्यादा अमाउंट नहीं रख सकते अपने पास, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रख सकते हैं। ठीक है। डेबिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार इसका पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है ना, एयरटेल का। ठीक है। क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। क्यों? क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में एक ऐसा कार्ड होता है जो हमको एक, ये मान लीजिए, एक कार्ड होता है जो अपन को हाथों हाथ एक लोन प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन ये लोन कितने टाइम का होता है? ये लोन मैक्सिमम 1 मंथ का होता है। आपको ये 1 मंथ में पे करना पड़ता है। तो ये बस, हाँ। इसके अलावा ऋण, इसमें कोई भी ऋण नहीं दे सकता था भाई, ऋण नहीं दे सकता, इसलिए क्रेडिट कार्ड बना है ना। ठीक है। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक है वो CRR और SLR मानकों की भी पालना करते थे। ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। अभी आगे लेक्चर और आएंगे, मैं उनमें ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगा इन चीज़ों को। ठीक है। यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कुछ वो टर्म्स है जो RBI और बैंकिंग, कोई भी बैंक है उनके बीच में यूज़ की जाती है। ठीक है। उनको एक अपना कुछ हिस्सा RBI के पास जमा रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब वही चीज़ें हैं, अपन आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में। ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में। भारत सरकार का भुगतान बैंक था ये। भारतीय डाकघर का भुगतान बैंक था ये। एकमात्र सरकारी भुगतान बैंक था ये। डोर स्टेप बैंक सर्विस उपलब्ध करवाता है। ठीक है। तो ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एकमात्र था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। ये देख लीजिएगा, वर्तमान में 2 अनुसूचित पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है। इस पे आप अगर कोई हो तो एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा। वैसे अभी वर्तमान में टोटल 6 पेमेंट बैंक है, याद रखना। कितने पेमेंट बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है।
ठीक है। इसके अलावा अगला जो आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना अधिसूचना में 2015 में एक साथ की गई, ठीक है। अब देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की पात्रताएं कुछ डिफरेंस था। स्मॉल फाइनेंस बैंक की पात्रताएं क्या थी? 10 वर्ष का बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें बताई थी। जो कैपिटल है स्टार्टिंग में 100 करोड़, और वर्तमान में मतलब जो स्टार्ट हुआ था ये उस वक्त 100 करोड़ रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको 200 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद इसके उद्देश्य देखते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके उद्देश्य क्या है? इनके जो मेन उद्देश्य है किसानों, लघु उद्योगों, ठीक है, एमएसएमई को या वंचित वर्गों को ऋण देना, ठीक है। लेकिन पेमेंट बैंक ऋण नहीं देता था, याद रखिए, ना क्रेडिट कार्ड देता था। लघु बचत खाते को प्रोत्साहित करना, ठीक है। वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को अवेयर कर रहे हो और लोगों को जोड़ रहे हो अपने साथ, ठीक है। कार्य पद्धति क्या थी? प्राय सभी बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लोन तीनों दे रहे हैं, ठीक है। CRR, SLR इनका भी हम पालना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके आवेदन की जांच किस समिति द्वारा की गई थी? इनके आवेदन की जांच की गई थी उषा थारोट समिति द्वारा। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अब भी नहीं लगेगी, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के आवेदनों की जांच किसने की? उषा थारोट समिति द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अपन और आगे देखते हैं। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016। ये कुछ अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप देख लेना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, उज्जीवन, फिनकेयर, सूर्योदय, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऋण देता है उसकी संरचना क्या रहती है? सपोज आज इनके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये। तो इनमें ऐसा रहता है कि 50% अलग रहेगा, 50% अलग रहेगा। जैसे कि ये देखिए 50% ऋण योग्य राशि के लोन 25 लाख के कम के होंगे, ठीक है। अब ये 100 रुपये है, ठीक है। इसमें जो 50 रुपये हैं, इस 50 के 50%, ये जो 50 रुपये हैं ये 50% मानते हैं, ठीक है। ये 100% हो गए, ये 50% हो गए, ठीक है। तो इसमें यह रहेगा कि ये जो 50% वाले हैं ना, ये 25 लाख से कम अमाउंट वाले लोन होंगे, याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा ऋण कुल ऋण योग्य राशि के 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा लोन कितना हो सकता है? कुल ऋण योग्य राशि कितनी होगी? जितना अपन ऋण दे रहे हैं वो राशि होगी, ठीक है। उससे 15% अधिक तक मान सकते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण से अपन आराम से समझते हैं। ये मानते हैं अपन लोन की राशि मान लेते हैं इसको 100 करोड़, ठीक है। 50% ऋण योग्य राशि हो गई 50 करोड़, ठीक है। 50% ऋण योग्य राशि का 50%, ठीक है, 50 करोड़ हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे जो 50 करोड़ है ना, ठीक है, इस राशि के लोन 25 लाख से कम होंगे, ठीक है। मतलब जो 50% है उसके लोन 25 लाख से कम होंगे, और जो ये लास्ट वाले 50% जो रहा है, 50 करोड़ रहा है, ठीक है, यह लोन 25 लाख से अधिक के हो सकते हैं। एक बार आप वापस देखना, आपको मे भी कन्फ्यूजन होगा, श्योर होगा, ठीक है। सो एक बार आप देखना, इसको वापस समझना, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ आएगा। इसके बाद मैक्सिमम 50% ऑफ कुल ऋण योग्य राशि दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक 1996 के बजट में लोकल एरिया बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ठीक है। सो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि लोकल एरिया बैंक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई, 1996 में, काफ़ी बेसिक सा है,
ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक होते हैं जो गांव में होते हैं, और बहुत एरिया ऐसा होता है ना, जैसे ये कोई शहर है, ये कोई गांव है, तो ये बीच वाला इतना सारा जो इतना बड़ा एरिया रहेगा, ठीक है, ये इतना बड़ा जो एरिया है, यहाँ पे जो बैंक कोई होगा ना, तो उस ये वहाँ पे भी होते हैं लोकल एरिया बैंक भी, ठीक है, इनको अर्ध शहरी कहते हैं। इसके अलावा अपन और आगे चलेंगे, इसका विस्तार भौगोलिक रूप से जुड़े 3 जिलों में होता है, ठीक है। जिला मुख्यालय पर केवल एक शाखा होती है, ठीक है। लोकल एरिया बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। लोकल एरिया बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। प्रारंभ में 4 लोकल एरिया बैंक थे, वर्तमान में 3 हैं, ठीक है। कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल लोकल एरिया बैंक ने 2016 में सर्वप्रथम स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये कैपिटल लोकल एरिया बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई थी 2016 में सर्वप्रथम। इसके अलावा अपन दूसरा देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। समितियाँ काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा एकदम। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, फिर वित्तीय समावेशन हो गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को निम्न 5 आरआरबी खोले गए, रीजनल रूरल बैंक खोले गए 5। कौन कौन से देखते हैं अभी, मुरादाबाद यूपी, गोरखपुर यूपी, ठीक है, मालदा वेस्ट बंगाल, भिवानी हरियाणा और जयपुर राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक है, उनके निवेश की संरचना क्या रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे उसमें निवेश रखती है अपना, केंद्र रखती है 50%, केंद्र रखती है 50%, ठीक है, राज्य रखता है 15%, ठीक है। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है, लाइक जो भी उनका प्रायोजक बैंक रहेगा, जो भी उनका एक गार्जियन बैंक कह सकते हैं अपन, है ना, ठीक है, वो देता है 35% की अमाउंट, और केंद्र देगा 50%, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला आरआरबी मुरादाबाद में स्थापित किया गया, याद रखना, भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कहाँ था, मुरादाबाद में, ठीक है। और प्रथम आरआरबी या प्रथम स्पॉन्सर कौन था, सिंडिकेट बैंक था, ठीक है। तो प्रथम आरआरबी स्पॉन्सर कौन था, सिंडिकेट बैंक था, और जो कहाँ था, आरआरबी मुरादाबाद में खुला था, ठीक है। राजस्थान का पहला आरआरबी जयपुर में स्थापित किया गया, जो नागौर अचालिक ग्रामीण बैंक यूको बैंक द्वारा था। नाम इसका क्या था, नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक यूको बैंक इसका स्पॉन्सर रहा, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 2 आरआरबी है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई बीओबी, ठीक है। 2015 में आरआरबी ने निजी निवेश की अनुमति 49% कर दी, ठीक है। 1987 में केलकर समिति ने आरआरबी के पुनः विलय की सिफारिश की थी। तो इसकी पुनः विलय की सिफारिश किसने की, केलकर समिति ने, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं अपन, 2005 में भारत सरकार ने आरआरबी के विलय प्रारंभ कर दिए। उस समय कुल 196 आरआरबी थे, वर्तमान में 43 रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो डिफरेंशियल बैंक थे, ठीक है, इनकी ये एक जानकारी हमने ली है। इनमें आप और एक बार वापस देखना, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड टॉपिक है जो लोन और की अमाउंट हो रहा है, इसमें एक बार वापस देखोगे 1 से 2 बार आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आज का ये क्लास ख़त्म करते हैं। कल मैं फिर आऊँगा एक दूसरी क्लास के साथ, ठीक है, जिसमें अपन आगे ही बैंक की ही बात करेंगे, ठीक है। बैंक के जो हमने और विभाजन किए थे उनके बारे में ही हम बात करेंगे, और आई होप कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और फिर अपन एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय, और पढ़ते रहिए।